Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। आइए दोस्तों, सिंह लगन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा की प्लेसमेंट सिंह लगन के अलग अलग भावों में हमें क्या फल देगी। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा की सिंह लगन के पहले भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर पहले भाव में चंद्रमा आ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, चंद्रमा इस लगन में 12वें घर के मालिक हैं और 12वें घर का संबंध है सॉलिट्यूड से, व्यय से, एक्सपेंसेस से और स्पिरिचुअलिटी से, मोक्ष से, चैरिटी से, बेड प्लेजर से, रोमांस से, हिडन टैलेंट से, सबकॉन्शियस माइंड से। और 12th हाउस का संबंध है जेल से, एसाइलम से, उन सब अकेली जगहों से जहाँ पर इंसान एकदम अपने रिश्ते नातों से दूर हो जाता है, यानी कि फॉरेन लैंड से, या फिर एक सिटी से अलग थलग कोई भी जगह हो उससे, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर है, चाहे वो समुद्रों के बीच है, बीचों बीच है, या वो जंगलों में है, जो भी अकेली जगह है सिटी से वो कटी हुई है, उससे 12th हाउस का संबंध है। हॉस्पिटल और जेल से इसलिए है कि हॉस्पिटल और जेल में अगर कोई इंसान पहुंच जाए तो वो फिर दुनिया से कट जाता है और उसे वहाँ पर जो अकेलेपन का एहसास होता है वो भी 12th हाउस का सिग्निफिकेंस है। अब मून बिलोंग्स टू 12th हाउस। अब मून किन चीज़ों का कारक है? मून कारक है हमारी मदर का, मदरली न्यूरिशमेंट का। मून एक बहुत ही रॉयल प्लैनेट है। ये वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 2 नंबर राशि जो वेल्थ की राशि होती है या परिवार की राशि होती है उसमें मून एग्जॉल्ट हो जाता है, बहुत अच्छे फल देता है। तो मून का संबंध वेल्थ से भी है, मून का संबंध हमारे माइंड से भी है, हमारी इमोशन से है। मून एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, किसी भी राशि में 2.5 दिन से ज़्यादा नहीं रहता। फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारे मन पे बहुत ज़्यादा है। हर क्षण हमारा मन बदलता रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ मून। और ये मून 12th हाउस का लॉर्ड होके लगन में आ गया, सिंह लगन में। सिंह लगन अग्नि का लगन है, अग्नि कारक है और बड़ा रॉयल है, रीगल लगन है, स्टेबल माइंडेड है। इनकी आइडियोलॉजी बड़ी फिक्स्ड रहती है, ये वेरिएबल आइडियोलॉजी के लोग नहीं रहते। इनके जो भी संस्कार समझ लो या जो भी आइडियोलॉजी समझ लो, वो अगर ये किसी चीज़ को कुछ मानते हैं तो बस उसी को ही मानते हैं, इजीली ये फ्लक्चुएट नहीं होते। और जो चंद्र है ये तो बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंद्र को हम एक झरने का पानी समझते हैं, एक नदी की तरह है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है चंद्र का। और चंद्र भी हमारे मन को पूरी तरह प्रभावित रखता है। चंद्र जहाँ बैठ जाए, जिसके साथ बैठ जाए, चंद्र में जो क्वालिटीज़ हैं, रिसेप्टिव क्वालिटीज़ ज़्यादा है। जिस प्लैनेट के साथ बैठ जाए उसका इम्पैक्ट चंद्र फटाफट ले लेता है, बिकॉज दिस इज अ सॉफ्ट प्लैनेट। इसका संबंध हमारी इमोशन से है। वो इसलिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम एकदम बदल जाते हैं, हमारी इमोशन अलग काम करने लगती है। सपोज हमारा एक फ्रेंड आ गया हमारे घर में, हमारे साथ बैठ गया, तो हमारी इमोशंस डिफरेंट हो जाएंगी। अगर हमारे पिता ही आके बैठ जाए या ब्रदर आके बैठ जाए, तो हर इंसान के साथ हमारी इमोशन अलग होगी। हर इन्वायरमेंट में, हमारा ऑफिस में, जॉब में, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में, या किसी शॉप पे, या कहीं और, किसी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, एयरपोर्ट पे, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहाँ भी हम होंगे हमारी इमोशंस एकदम चेंज हो जाती हैं। तो यही चंद्र में क्वालिटी है। चंद्र एक रिसेप्टिव प्लैनेट है, वहाँ के इन्वायरमेंट को रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। इसी तरह से चंद्र के साथ कोई भी प्लैनेट बैठ जाए तो उसकी जो
क्वालिटीज़ हैं या उसकी जो डिसक्वालिटीज़ हैं वो भी रिसीव कर लेता है, क्योंकि चंद्र का संबंध हमारी इमोशन से, हमारे माइंड से है। तो माइंड एंड इमोशन आर वेरी सेंसिटिव, आई मीन इन ऑल दी यू कैन से एक्टिविटीज। तो अब चंद्र एक अग्नि यानी कि वाटरी प्लैनेट एक अग्नि के घर में आ गया। तो यहां पर सबसे पहले देखा जाए तो मून बहुत ज़्यादा इस घर में बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं करता, क्योंकि ये घर अग्नि का घर है और चंद्र जो है वाटरी प्लैनेट है। तो हमारा मन जो है बहुत ज़्यादा एट पीस नहीं रहता और ये हमें कुछ सेल्फिश भी बना देता है। जब भी चंद्र यहाँ आएगा तो नेटिव को सेल्फिश बना देगा। चंद्र यहाँ बैठ के इंसान को एक इमेजिनेटिव माइंड दे देगा। अब जो क्वालिटीज़ हैं, लियो की क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ जो बहुत ही करेजियस होना, बहुत ही हिम्मत वाला होना, वो क्वालिटीज़ मेल्ट डाउन हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ चंद्र आ गया। और ये आदमी थोड़ा इमोशनल भी हो जाएगा, थोड़ा वेरिएबल भी हो जाएगा। इसके विचार जो है अब स्टेबल नहीं रहेंगे। ये अपनी बातों पे खुद भी ज़्यादा स्टेबल नहीं रह सकता। आज इसने अगर कोई बात कही है तो 2-4 दिन बाद हो सकता है उस बात से ये इधर उधर हो जाए। तो दिस क्वालिटीज आर गिवन, क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज आर गिवन बाय मून, क्योंकि मून स्थिर नहीं है, हर मोमेंट बदल रहा है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है, सिचुएशन के साथ वो एक्ट करता है। और दूसरा 12वें घर का मालिक है, 12वां घर इमेजिनेशन का है, 12वां घर स्ट्रेस का है, 12वां घर नींद का है। तो आदमी की नींद में भी खलल रहेगी, नींद में प्रॉब्लम रहेगी, ओवर इमेजिनेटिव रहेगा, ओवर सेंसिटिव रहेगा, चैरिटेबल रहेगा और एक्सपेंसिव रहेगा। एक्सपेंसेस भी ये इंसान ज़्यादा करेगा, क्योंकि व्यय के घर का मालिक आके बैठ गया लगन में, एक्सपेंसेस रहेगा। दिखने में अच्छा होगा, पर्सनालिटी इसकी अच्छी होगी, इसका राउंड फेस होगा, थोड़ा सा इसका वेट भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज मून इज़ ए फायरी प्लैनेट, उसका असर आएगा ही आएगा। और मून इज़ ए वाटरी प्लैनेट, सॉरी वाटरी प्लैनेट, और वाटर हमारी बॉडी में वाटर की मात्रा ज़्यादा ही है। जब लगन में ही मून आ गया तो वाटर और बढ़ जाएगा बॉडी में, तो कहीं ना कहीं इट इंक्रीज योर वेट। किसी किसी कंडीशन में वेट इंक्रीज नहीं भी होता, उसमें मून के ऊपर कुछ दृष्टियाँ अगर आ जाएं, खराब दृष्टियाँ आ जाएं, तो फिर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उतना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ मून इंसान को कुछ टैलेंट भी देता है, कुछ हिडन टैलेंट देता है, क्योंकि हिडन टैलेंट के घर से आ रहा है। और 12वें घर से हम देखते हैं अकेलापन। ये मून कहीं ना कहीं इंसान को इस तरह की फीलिंग देता है, जहाँ आदमी रह रहा होता है वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है, बिकॉज 12वां घर दूर का घर। आदमी कहता है यार वहाँ सेटल हो जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में ओवरसीज सेटल हो जाते हैं। मून क्योंकि वाटरी प्लैनेट है, तो ऐसे लोग अगर पानी के आसपास रहें तो ज़्यादा उनको आनंद मिलता है, ज़्यादा वो इंजॉय करते हैं और घर से दूर रहेंगे क्योंकि घर में आ गए। ये लोग फॉरेन ट्रैवल्स में अगर यात्राएं वगैरह भी बहुत रहती हैं इनकी, और फॉरेन की सेटलमेंट में भी ये लोग चले जाते हैं। उसमें एक आध योग और ज़रूर होना चाहिए। 12वें घर का मालिक तो लगन में आ गया, इट विल इन्फ्लुएंस दी लगना कि फॉरेन कंट्री में जाके सेटल ये कर दे। लेकिन अगर राहु जैसा प्लैनेट अगर बीच में इन्वॉल्व हो जाए, या 9th हाउस का लॉर्ड जाके 12वें में बैठ जाए, या चौथे घर का 12वें में बैठ जाए, तो फिर ये फॉरेन की सेटलमेंट लगभग श्योर हो जाती है, क्योंकि 9th हाउस इंटरनेशनल ट्रैवल का हाउस है। वहाँ का प्लैनेट अगर बैठ गया 12वें में तो इट विल आल्सो गिव यू फॉरेन सेटलमेंट। और अगर चौथे घर का मालिक भी 12वें में चला जाए तो वो भी आपको एश्योर कर देता है। 5वें घर का भी चला जाए तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में आप बाहर जा सकते हैं। तो कई तरह के योग हैं बाहर की सेटलमेंट में। मून के अलावा एक और कम से कम योग होना चाहिए फॉरेन की सेटलमेंट के लिए।
लेकिन ये आदमी काफ़ी रॉयल हो जाता है, रीगल हो जाता है, और थोड़ा सेंसुअल फीलिंग्स इसकी बढ़ जाती हैं। मून इटसेल्फ इज़ ए माइंड, और 12वां घर इट इज़ ऑल अबाउट बेड प्लेजर्स, तो आदमी यहाँ सेंसुअल भी हो जाता है। और ये डिपेंड करेगा कि मून किस नक्षत्र में बैठा है, क्या वो सेंसुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। उसमें मून, देखिए मून अगर मघा में बैठा हुआ है केतु के नक्षत्र में, केतु 12वें में बैठ गया तो आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। अगर मून पूर्व फाल्गुनी में बैठ गया तो आप लग्जरी की तरफ जाएगा, लस्ट की तरफ जाएगा। तो ये आदमी थोड़ा लस्टफुल भी होगा, थोड़ा ग्रीडी भी होगा, थोड़ा सेल्फिश भी होगा, थोड़ा इमेजिनेटिव भी होगा, मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे, और कभी कभी स्ट्रेसफुल रहेगा, और इरिटेबल भी रहेगा, क्योंकि पानी और अग्नि का जो मिक्सचर है वो कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग है नहीं। लेकिन मून, बिकॉज मून और सूर्य सन, दे बोथ आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड इनकी जो एनर्जी है वो सिंक करती है एक दूसरे के साथ। तो ये आदमी रॉयल हो सकता है अपने फैमिली पे, या अपनी लग्जरीज पे, या अपने अपने आप को एक बड़ा आदमी शो करने के चक्कर में ये पैसा बहुत खर्च कर सकता है, और अपनी रीगलनेस दिखाने के लिए, क्योंकि दोनों ही रीगल प्लैनेट, दोनों ही रॉयल प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे लोगों के पास मून अगर ये यहाँ आ जाए, और अगर आपके चार्ट में मंगल वगैरह अच्छा हो, तो फिर आपके पास कुछ लैंडेड प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी देखने को मिलती हैं, चाहे मून 12वें से आ रहा है। ऐसे लोग बाहर से कनेक्ट करके अच्छा व्यापार कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जो वाटर रिलेटेड हो। वाटर रिलेटेड बहुत काम होते हैं, पेंट का काम है, आपका वाइन शॉप्स हैं, आपका जो है, और जो लिक्विड हमारे पदार्थ हैं उनका कोई भी काम कर सकता है इंसान। और अगर आदमी विदेश से जुड़ेगा तो ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू जुड़े, चाहे खुद सेटल हो जाए, चाहे विदेश में उसके सेल्स ऑफिसेज हों। अगर आदमी फॉरेन कंट्री से जुड़ेगा तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इस मून में कोई अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि मून को अफ्लिक्ट कर देते हैं शनि, राहु, केतु और बुध। ये 4 प्लैनेट्स मून के बिटर एनिमी है। अगर ये प्लैनेट्स, हालांकि शुक्र भी एनिमी है, लेकिन शुक्र फिर भी कहीं ना कहीं उतने खराब फल नहीं देता जितनी वो सूर्य के साथ देता है। अब अगर 4 प्लैनेट्स ये मून के साथ बैठ जाएं, या मून पे इनकी दृष्टि आ जाए, तो ये फिर मून जो है थोड़ा सा एफ्लिक्शन में आ जाएगा, और यहाँ हमें रिजल्ट्स लेने में थोड़ी सी परेशानी आएगी। थोड़ा आदमी, केतु के साथ मून फिकल माइंडेड हो जाता है, एंग्जाइटीज़ की प्रॉब्लम रहती है, राहु के साथ ऑब्सेशन की प्रॉब्लम रहती है, ओसीडी की प्रॉब्लम रहती है, और आदमी कैरिड अवे रहता है चीज़ों को लेके, ज़िद्दी हो जाता है, ऑब्स्टिनेट हो जाता है, और जो उसके मन में आ जाए वो काम करता ज़रूर है, चाहे उसमें फ़ायदा हो या ना हो। तो राहु मून को ख़राब कर देता है। शनि मून में इनसिक्योरिटी भर देता है, मतलब आदमी स्केयर्ड रहेगा, इनसिक्योर्ड रहेगा, ओवर बर्डन रहेगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा डाल देगा, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा डाल देगा, स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा डाल देगा। तो शनि अगर लगन में आ गया तो विष योग भी बना देगा, बहुत ही खराब योग बना देगा। राहु और केतु भी खराबी योग बनाएंगे। तो इन प्लैनेट्स की कंजंक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनका एस्पेक्ट भी खराब है। और बुध भी जो मून को अफ्लिक्ट कर देता है, बुध मेंटल स्ट्रेस दे देता है, हमेशा आदमी ओवर थिंकिंग में रहता है, तो मेंटल स्ट्रेस उसका बना रहता है। तो ये 4 प्लैनेट्स अपनी अपनी क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़ मून में डाल देते हैं। और मून, जैसे हमने बोला, वो रिसेप्टिव प्लैनेट है, तो इसलिए मून के साथ ना तो ये प्लैनेट होने चाहिए, और ना ही इनकी दृष्टि में मून होना चाहिए। और अगर मून इंडिपेंडेंट है तो बहुत अच्छे फल हैं, कोई घबराने की बात नहीं है।
और अगर इनका कोई ना कोई इम्पैक्ट है इन प्लैनेट्स का, फिर मून में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, देखने को मिलती हैं। अब यहाँ बैठा हुआ मून देखेगा 7th हाउस को। 7th हाउस में शनि की राशि पड़ी हुई है, मूल त्रिकोण राशि है। तो यहाँ पर कुछ मैरिड लाइफ में कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स हमने नहीं देखे। मैरिड लाइफ या तो एवरेज चलेगी या खराब होगी, अमेजिंग नहीं चलेगी, बिकॉज सामने मून बैठ गया। तो शनि अगर 7वें घर में बैठ गया तो बहुत ही खराब हो गया, वो मतलब विषयोग ना बना, विषयोग जैसा ही बन गया, आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो शनि हालांकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ के शादी को संभालता है, लेकिन शादी यहाँ बिगड़ने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि लगन में चंद्र बैठा है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, डैमेज करेंगे, और शादी का घर खराब होगा और लगन भी खराब होगा। इसलिए शनि दाएं बाएं होना चाहिए, कहीं दूसरे घरों में होना चाहिए अगर शादी को ठीक चलाना है। और शनि कहीं दुष्टाना घर में भी नहीं होना चाहिए, 6, 8वें या 12वें में भी नहीं होना चाहिए। मून की राशि में भी शनि खराब माना जाता है। तो दोस्तों अब मैरिड लाइफ में यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। एवरेज मैरिज लाइफ चल सकती है या खराब हो सकती है। और दूसरा यहाँ पर आपने देखना है सूर्य की प्लेसमेंट। सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी है आपके चार्ट में तो यहाँ मून बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इसके साथ साथ आपने देखना है जिस नक्षत्र में चंद्र बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। नक्षत्र यहाँ 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र मघा है जो पितृ का नक्षत्र है, पूर्वजों का। मघा नक्षत्र में मून है तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन केतु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। केतु इवन 12वें में भी चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आदमी थोड़ा स्पिरिचुअल बैंड ऑफ माइंड रहेगा, चैरिटी में ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन केतु अगर 6, 8वें में आ गया तो यहाँ फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और बाकी कहीं भी केतु बैठ जाए ठीक है। और अगर मून यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, दूसरे नक्षत्र यहाँ पूर्व फाल्गुनी मिलता है जो शुक्र देव का है, तो ये आदमी को सेंसुअल बना देता है। थोड़ा सा आदमी रोमांटिक हो जाता है, थोड़ा प्लेजर्स में रहता है, थोड़ा लस्टफुल हो जाता है। तो ये अगर शुक्र के नक्षत्र में मून है तो इस तरह के फल मिलते हैं। शुक्र की प्लेसमेंट 12वें घर में भी बुरी नहीं मानी जाती, बस 6, 8वें में या नीच का शुक्र नहीं होना चाहिए। और दूसरे किसी भी घर में शुक्र होगा तो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। और तीसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है उत्तर फाल्गुनी, उसका एक ही चरण है, पहला चरण। उत्तर फाल्गुनी में अगर चंद्रदेव बैठे हुए हैं, वो सूर्य का ही नक्षत्र, उसमें सूर्य देव के अलावा किसी को नहीं देखना। लगन का लॉर्ड भी और नक्षत्र का लॉर्ड भी है, तो सूर्य देव की अच्छी प्लेसमेंट है तो मून अच्छे रिजल्ट्स देगा। मून में एफ्लिक्शन नहीं है कोई, और मून जिस नक्षत्र में बैठा हुआ उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आदमी बड़ा रॉयल होगा, बड़ा काम करेगा, बड़े उसके एम्बिशंस होंगे, वो छोटी सोच नहीं होगी उसकी, बड़ी सोच होगी। और आदमी जब भी कोई बिजनेस करेगा बड़ा बिजनेस करेगा, आदमी देश विदेश से जुड़ेगा, उसका नेटवर्क सर्कल ज़्यादातर बाहर की स्टेट्स का या बाहर के देशों में होगा। और कहीं ना कहीं आदमी की लाइफ में हर चीज़ होगी, यानी कि पूरी लग्जरी, पूरा लस्ट, पूरा ग्रीडनेस, पूरी सेल्फिशनेस, पूरा पैसा, सब कुछ होगा। तो ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी लगती है। 12वें घर का स्वामी है, बस यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड सही होना चाहिए और सूर्य की प्लेसमेंट भी अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई है। And if you are liking our videos, please try to subscribe our channel on priority, or else we'll see you tomorrow with another placement of moon. Take care of yourself and your family. Have a nice time. Thank you very much.